नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और रुक करेंगे प्राइम डिबेट की ओर। 2024 के आम चुनाव से पहले गठबंधन का खेला शुरू हो चुका है। कोई सहयोगी को ढूंढ रहा है तो कहीं सहयोगी बड़ी पार्टियों को ढूंढ रही हैं। इसी बीच मायावती ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का जो फैसला हमने लिया था, हम उस पर अटल हैं। चुनाव में किसी पार्टी का वर्चस्व नहीं होगा और मुकाबला बहुकोणीय होगा, ये ऐलान मायावती ने किया है। लेकिन मायावती का ये जो ऐलान है, विपक्ष को कुछ भी रास नहीं आ रहा है। दरअसल 2019 में सपा से गठबंधन खत्म करने के बाद जिस तरह मायावती कुछ मुद्दों पर केंद्र सरकार के समर्थन में खड़ी नजर आई है, उस पर विपक्षी दल लगातार मायावती को और साथ ही पूरी बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी कहता हुआ नजर आया। लेकिन अब बसपा चुनावी मैदान में हुंकार भर रही है। लेकिन लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि बसपा के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। इस वक्त राजनीति में बसपा अपने संघर्षों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अपनी पुरानी सीटों पर काबिज रहते हुए क्या बसपा कोई नई सीट फतह कर पाएगी? क्या मायावती का एकला चलो का ऐलान बसपाइयों में एक नई जान फूकेगा? आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको हम बता दें कि मायावती ने आज एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करेंगे, यानी कि वो अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी, जिसके लिए मायावती ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों से बैठकें कर रही हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। साथ ही 2024 को लेकर मायावती अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। लेकिन मायावती के सामने और साथ ही साथ पूरी बसपा के सामने ये चुनाव बेहद ही गंभीर, बेहद ही बड़ा चुनाव साबित होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए चुनावी मैदान में उतरी है, आईएनडीआईए एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोला है, ऐसे में मायावती ने जो ये ऐलान किया है एकला चलो वाला, क्या ये ऐलान इतना आसान होगा? क्या मायावती के लिए ये रास्ता इतना आसान होगा? क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद ही बड़ा चुनाव होने वाला है। एनडीए एक तरफ जीत की मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आईएनडीआईए मुखर होकर यह कहती है कि वो एनडीए पर भारी पड़ेगी। इसी बीच मायावती ने आज जो ऐलान किया है, इससे सियासी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि महज कुछ दिन शेष हैं और अब तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और हाथी चलेगा अकेला और क्या यूपी में बड़ा खेला होगा? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं आज जिन पर हम बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इस चुनाव में बाजी कौन मारेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हर एक पार्टियां अपने चुनाव में पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, अपने चुनावी मैदान में हुंकार भरती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही साथ अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है हर एक वर्ग को साधने के लिए। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर एक अनुपूरक बजट पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ बजट पेश होने के ठीक अगले दिन मायावती ने यह ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी और अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लोकसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में ये जो मायावती ने अकेले चलने का ऐलान किया है, क्या इससे कोई यूपी में बड़ा खेल होगा? और अगर मायावती अपने डिसीजन पर अडिग रहती हैं तो इससे किसका फायदा, किसका नुकसान होगा? आज इन तमाम बड़े सवालों पर बड़ी चर्चा करेंगे। तो आज कई बड़े और अहम सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए विद्या गौतम प्रवक्ता बसपा इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज रस्तोगी जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़ेंगे, जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक पांडे जी समाजवादी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। वही रजनीकांत मिश्रा जी बतौर प्रवक्ता रालोद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे स्टूडियो से ये जुड़े हैं हमारे साथ। और केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विद्या गौतम जी से करते हुए, देखिए विद्या जी, अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और एग्जिट पोल साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये दर्शाता हुआ दिखाई दिया है कि बस जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा। और आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव है, जिसके लिए मायावती आज ये ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। किस बेसिस पे मायावती ने ये इतना बड़ा ऐलान किया है? रणनीति क्या है? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं मुस्कान जी की
गठबंधन हुआ है और गठबंधन को लेकर के अब जिस तरह इंडिया बना है, इंडिया ने लगातार कई बैठकें भी हुई हैं और बहन मायावती जी ने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं गठबंधन के में नहीं रहूंगी। लोकतंत्र है, संगठन है और बीएसपी पार्टी इस सिर्फ राजनीतिक दल ही मात्र नहीं है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाला एक मिशन भी है, एक मूवमेंट भी है। जब आप कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी का सिर्फ जीतना ही मकसद नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ में उसकी विचारधारा और उसकी नीतियां और उसकी नियम और वो जो विचारधारा के साथ में अब संगठन के जो लोग हैं, जो उनका एक मूवमेंट है, जो उनका कार्यकर्ता है और जो उनका वोटर है, उसको भी संदेश देना होता है। तो बहन मायावती जी का जो फैसला है कि मैं अकेले चलूंगी, तो मुझे लगता है कि उनके फैसले के साथ में हम सारे लोग जुटेंगे। रही बात कि कैसे हम जीत पाएंगे, मेहनत करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे, जीतेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए, इंडिया में गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद में जिस तरह मध्य प्रदेश में बयानबाजी सपा और कांग्रेस ने मिलकर के करी है, मुझे देख के लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में चुनाव मैदान तक आने वाले टाइम पर यह गठबंधन कहीं टेकेगा। बहन मायावती जी का डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग कार्य करेंगे। और मैंने शुरू में ही कहा कि हर राजनीतिक दल का एक मिशन होता है, एक मूवमेंट होता है। तो बीएसपी राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा है, मिशन है, मूवमेंट। अभी बहन जी ने यह भी बहुत बड़ी बात कही कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कुछ जिलों पे ही मेहरबानियां हो रही हैं सत्ता पक्ष की, चाहे सपा ने करी हो, चाहे वर्तमान सरकार ने करी। कुछ जिलों पे ही जो पसंदीदा जिले हैं, जहां पे उन्हें समझ में आता, उन्हीं जिलों पे मेहरबानियां, और प्रदेश की जो और करोड़ों जनता, उसका क्या होगा, उसको लेकर के भी उन्होंने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और बेरोजगारी पे, महंगाई पे, सब पे सवाल करा है कि आखिर ये एक जाति व्यवस्था, उसके बाद में आप जिले की व्यवस्थाओं को इस तरह से चलाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि कुछ पसंदीदा जिलों में, जैसे सपा सरकार में पसंदीदा जिला रहते हैं उनके कार्य क्षेत्र के, उनके आसपास के जिले, इसी तरीके से इस टाइम की सरकार को भी उन्होंने घेरा है कि पसंदीदा जिलों पे ही मेहरबानियां हो रही हैं, और क्या प्रदेश की और जनता कहां जाएगी। तो मैंने दो बातें सबसे महत्वपूर्ण कही कि किसी भी राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है। उन्होंने गठबंधन किया, गठबंधन के फायदे भी बीएसपी को मिले। मैं फिर कह रही हूँ कि बीएसपी को गठबंधन के फायदे भी मिले औरों की अपेक्षा। लेकिन बहन जी का है कहना कि हम आज गठबंधन करेंगे, कल उन पे सवाल खड़े करेंगे, तो हम सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? हमारी विचारधारा के साथ विचारधारा मेल नहीं खा रही, तो शायद उनका अनुभव ऐसा रहा है कुछ, इसी वजह से उन्होंने गठबंधन से साफ इंकार किया है। और मुझे लगता है कि शायद जो उनका निर्णय है उसके साथ में हम सब रहेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है, प्रदेश का एक बड़ा वोट बैंक है। और बहुत हिम्मत की बात मैं तो कह रही हूँ कि विधानसभा चुनाव में हमारी पराजय के बावजूद भी उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ने की, अकेले की बात करी है। तो कुछ हिम्मत और कुछ दम और कुछ कार्यकर्ताओं का साहस को देख के ही बहन मायावती जी का निर्णय है, और इस निर्णय के साथ हम सारे खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन विवेक पांडे जी, लगातार देखिए बसपा यही कहती हुई नजर आ रही है कि वो एकला चलो की राह पर है, वो ना इंडिया के साथ है ना एनडीए के साथ है। ऐसे में आखिर किस बिनाम पर लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के मुख से कई बार सुना गया है कि वो कहते हैं कि जो बसपा है वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। मंच पे उपस्थित जितने भी आदरणीय पैनलिस्ट हैं, सभी को मैं प्रणाम समर्पित करके अनुमोदन के साथ अपनी बातों को व्यक्त करने की एक अनुमति चाहूंगा। जी देखिए, एकला चलो की रणनीति नहीं है। अब समय की बात यह है कि अब कहीं ना कहीं वोट का ध्रुवीकरण करना है, और भाजपा अब बसपा को कहीं ना कहीं एक शतरंज के मोहरों की तरफ फिर इस्तेमाल करेगी। कारण उसका है, राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा होती है तो उसके पीछे कारण बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। मैं कहता हूं कि आज जब से भाजपा सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में किसी एक विषय पे बताइए जब बसपा का कोई नेता, बसपा का कोई प्रवक्ता, बसपा की खुद आदरणीय मायावती जी कभी किसी एक विषय पे, किसी एक जनहित के मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, 69,000 शिक्षक भर्ती, जो पिछड़ों से जुड़े मुद्दे पे, सामाजिक न्याय के मुद्दों पे, दलितों पे हो रहे अत्याचारों पे, महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों पे, किसी एक विषय की बात मैं करूं तो अगर उन्होंने अपनी आवाज को प्रखर मुखर या कोई आंदोलन किया हो, या वो कभी सुनाई भी दी हो, या उन्होंने कभी सवाल भी उठाए हो सरकार की कार्यप्रणाली पे, मैं कहता हूं चलिए आप बतौर विपक्ष कहीं अगर दिखाई या सुनाई भी देती तो मुझे लगता है कि हाँ नहीं, आपका अस्तित्व जो है एक राजनीतिक दल के रूप में अभी भी स्थापित है। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं, देखिए आज हम इस पैनल में कई लोग बैठे हैं, हमारे आरएलडी के बड़े भाई हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, पत्रकार महोदय हैं, हमारे केसी जैन भाई साहब हैं, और आदरणीय मैडम जो अभी बोल रही थी। तो मुझे लगता है हमारे विचारों में मतभेद है,
लेकिन हम प्रखर मुखर होकर मुद्दों पे अपनी बातों को रखते हैं ना। मुझे लगता है कि आज तक आपने जितनी भी डिबेट की होगी या इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, शायद ही किसी ने कभी किसी बसपा प्रवक्ता को सुना भी होगा। तो ये तो मैं धन्यवाद भी दूंगा इनको कि चलिए कम से कम कोई एक चेहरा तो बसपा के प्रवक्ता का सामने आया कि उम्मीद जगी कि, क्योंकि देखिए मेरा मानना है एक सशक्त विपक्ष को हमेशा जीवित रहना चाहिए। आप मुद्दों के आधार पे हमेशा अपनी बातों को जब मजबूती से रखते हैं तो सरकार को जगाने का काम करते हैं। आज बसपा की स्थिति जो है राजनीतिक गलियारों में देखिए चर्चाएं बहुत है, यहाँ बैठा कोई भी अपरिपक्व नहीं या ज्ञानी नहीं जिसको नहीं पता कि वो चर्चाएं क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत हित के लिए अगर एक राजनीतिक उद्देश्य जिससे कि समाज की परिकल्पना जुड़ी है, अगर आप उसको मुझे लगता है कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो माफ कीजिए, इतिहास है भाजपा का कि उसने अस्तित्व समाप्त करने का काम किया है केवल। और वो तो मुद्दा ही लेके चलते हैं, विपक्ष विहीन सत्ता होनी चाहिए। विपक्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाली सरकारों की तानाशाही के मुझे नहीं लगता कि किसी भी आचरण को स्वीकार करना एक राजनीतिक दल के लिए उद्देश्यपूर्ण साबित होगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है कि आज एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए और इस पे बातें आनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम वाहवाही को सुनने की या अपनी आत्ममुग्धता से प्रेरित जो हमें आडंबरधारी एक छवि देखनी होती है, अगर हम उससे प्रेरित हैं तो आलोचना का भी आपको जहर तो वो विष तो पीना पड़ेगा ना। आप भाई आपने जब जनता आपको देख रही है, जनता आपकी उम्मीदें थी, समाज की आपसे उम्मीदें थी, लेकिन आप उस समय मौन थे जब 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे घसीटे जा रहे थे, जब कार्यालय से उनको पीट करके इको गार्डन फेंका जा रहा था। आज तक मुझे नहीं लगता बसपा का कोई एक प्रतिनिधि मिल गया। 112 की बहनों का आपका याद होगा, 112 की बच्चियां नौकरी के लिए बैठी थी, हमारी पार्टी की नेता संपूजा शुक्ला गई और उसके लिए उनके ऊपर एफआईआर भी की गई। मेरा सिर्फ ये कहना है, उदाहरण का तर्क प्रस्तुत करने का, बसपा एक अच्छी कैडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन आज बसपा की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पिंजरे में बंद और मदारी के जमूरे के बंदर की तरह दिखाई देती है। मैं पांडे जी के बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। बिल्कुल पांडे जी, आपने लगातार कई आरोप प्रत्यारोप बसपा के ऊपर लगाए कि वो बी टीम है, वो जाति नहीं आती। मैं लेटेस्ट आपसे सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी ने जमीन पे किसी भी मुद्दे पे इस वक्त पे कौन सा संघर्ष किया, लेटेस्ट बता दीजिए, जमीन पे कौन सा संघर्ष किया। और रही बीएसपी की बात, बीएसपी हर मामले पे अपनी बात रखती है, चाहे ट्विटर के माध्यम से रखे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से रखे। तो मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दीजिए कि सपा में इस वक्त पे किस जमीनी मुद्दे पे आपने काम किया है। हम कम से कम बोल तो रहे, जा तो रहे, आप तो जमीनी मुद्दे पे सवाल ही चलते हैं। करने के बाद जवाब सुनने की इच्छा शक्ति विद्या जी, विवेक जी, ठीक है, अब एक पहले मैं ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं, फिर इसके बाद मैं और रुक करूंगी। देखिए लगातार हमारे विवेक जी एक सेकंड ना, ठीक है, शिक्षक भर्ती के बच्चे ठीक है एक एक करके प्लीज बोलते हैं। पहले ओपनिंग रिमार्क सबसे लेना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए लगातार, ठीक है, पहले डिबेट एक राउंड होने दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब केसी जैन जी देखिए लगातार जो समाजवादी पार्टी है वो तो पीडीए की राह पर चल चुकी है और आप भी लगातार दलित महासम्मेलन कर रहे हैं, दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, हर एक पार्टी करती है। और मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी की कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो ये है कि बसपा अपने आप में स्वतंत्र राजनीतिक दल है और बहन मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व संभाला है, तो वो एक परिपक्व राजनीतिक लेडी हैं और उनकी निर्णायक क्षमता पे कहीं पर भी सवाल नहीं खड़ा किया सकता है। दूसरी बात ये कि जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको अपनी अपनी रणनीति और चुनाव में कैसे उतरना है, किस चुनाव में उतरना है, किस में नहीं उतरना है, ये उनका अपना विवेकाधिकार है और अपना संवैधानिक अधिकार है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तीसरी बात ये कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने सबको साथ लेने का प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरी लगाम अपने हाथ में रखी और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने जब मध्य प्रदेश के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें मांगी, वो भी देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं। ऐसे में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, इसका संदेश सारी पार्टियों पे गया कि उत्तर प्रदेश में अभी 2012 से लेके 17 तक
श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में रहे और केसी जैन जी, अभी उसके अरे बाद रुक में जाते हैं ना मायावती। आज हमारा मुद्दा है कि मेरा मैं सवाल वही- आपसे मैं सीधा उसी पे ये आ रहा था हूं। कि अगर मायावती देखिए मुस्कान अकेले जी, अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरती हैं, पीडीए की राह पर समाजवादी पार्टी के दलितों को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं दलित नहीं, नहीं, महासम्मेलन के मैं जरिए, उसी पे आ क्या रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को एक मुस्कान झटका जी, लग सकता है क्या? सवाल मेरा ये था मुस्कान जी, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूँ। जी मेरी बात आ जाए बहुत शार्ट में मैं जवाब दे रहा हूँ। जी। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बिना किसी लाग लपेट के उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटें दी थी और कांग्रेस ने उनको 7 सीटें तक देने 6 सीटें तक देने को तैयार नहीं हुई, तो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, सारे की सारे दल धीरे धीरे INDI गठबंधन से अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो बहन मायावती जी ने अपने हिसाब से निर्णय लिया उस गठबंधन में रहकर के उनको मिल क्या रहा है, सिर्फ देने के बजाय कांग्रेस सबसे ले रही है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार की नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे पूर्व में मुख्यमंत्री रही मायावती जी हो, सबसे कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लाभ लेने की कोशिश कर रही ठीक है है। और देना कुछ नहीं चाहती है। इसीलिए सारे दल एक एक करके इस INDI गठबंधन से अलग हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने जो सवाल किया कि इसका प्रभाव क्या होगा, तो देखिए इसके पहले भी तमाम सारे दलों ने गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और बहन मायावती जी ने इसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था लोकसभा का, जो कि अभी 2024 में होने वाला है। तो लोकसभा चुनाव में 2019 से परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुआ कि बहन जी 0 से 10 पे पहुंच गई और समाजवादी पार्टी 5 की 5 पे बची। वो भी जो परिवार की सीटें थी वो भी हार गई, वो चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो। अब क्या है, समाजवादी पार्टी ने तिलमिला करके ये कहा कि हमको इनसे गठबंधन नहीं करना, गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन उसका लाभ किसको मिला? लाभ समाजवादी पार्टी को। शायद ये 5 सीटें भी नहीं आई होती 2019 के इलेक्शन में अगर बहन जी साथ में नहीं होती तो। ठीक है। तो आज अगर बहन जी अलग लड़ रही है, उनका अपना राजनीतिक दल है, उनकी अपनी इच्छा है, उनको अपना स्वतंत्र है, हर को अपना स्वतंत्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ सपा और बसपा, जो कि 2 मुख्य पार्टियां उत्तर प्रदेश की मानी जाती हैं, ये लड़ने के बाद में भी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें दोनों मिलाकर के ला पाए थे? वो 10 और ये 5। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे कोई खतरा नहीं है और जब ये अलग अलग लड़ रहे हैं तब तो तस्वीर और ज्यादा अलग होगी। तो कुल मिलाकर के तब क्या था कि हमारे पास में कुछ बताने के लिए नहीं था, क्योंकि 2019 में हमारी जस्ट तुरंत की तुरंत सरकार बनी थी, तो बताने के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं था। फिर भी दोनों पार्टियां मिलकर के 15 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई और हम 65 के ऊपर आ गए। तो कुल मिलाकर के एक मोटे-मोटे शब्दों में कहा जाए कि चाहे इंडिया गठबंधन एक साथ आ जाए, चाहे मायावती अकेले राह पर चले, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात वोट बैंक की नहीं है मुस्कान जी। देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो ये जनता को हम वोट बैंक के रूप में नहीं देखते। हम जनता को जनता के रूप में देखते हैं और जो भी पार्टी, वो कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी जनता के लिए काम करेगी, जनता उसको सिरवाते बैठाएगी। और उसी का नतीजा रहा कि अगर 30-35 सालों के बाद कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में रिपीट की है तो भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी इसके पहले, उसी को जनता ने रिपीट किया, उसके काम से खुश होकर के। तो जो जनता के लिए काम करेगा उसको जनता चुनेगी। ठीक है, 2024 में भी छोड़ते हैं, जिसके पक्ष में फैसला आएगा यानी कि जनता ने उसे पसंद किया है। लेकिन देखिए रजनीकांत जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए कि चाहे मायावती अकेले चुनाव लड़े, चाहे INDI के गठबंधन में कितने भी सहयोगी दल शामिल हो जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने जितना लक्ष्य स्थापित किया है वो उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। रजनीकांत जी, देखिए, ये पहली चीज तो जो अभी आपने जिस विषय पे डिबेट रखा कि मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो देखिए उनका दल है, राजनीतिक परिवेश है, उसके लिए स्वतंत्र हैं कि वो अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में जाएंगी, परिस्थितियां क्या बनेंगी और कैसे लड़ेंगी। लेकिन अभी उन्होंने कई बार इस बात को उन्होंने कहा कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी, मैं किसी गठबंधन में नहीं रहूंगी। दूसरी चीज है कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने हमारे कहा कि अखिलेश जी ने गठबंधन तोड़ दिया 2019 के बाद। तो मैं कहना चाहता हूं, आप जानकारी सही कर लें, गठबंधन बहन जी ने तोड़ा था, अखिलेश जी ने नहीं तोड़ा था गठबंधन। उनको 10 सीटें मिली और उन्होंने तत्काल रिजल्ट आते ही उन्होंने गठबंधन तोड़ा। मैं भी उस गठबंधन में था, मेरी 1 सीटें भी नहीं आई थी, मैं आपको बता दूं, और गठबंधन बहन जी ने तोड़ा था। देखिए, हर आदमी जो बहन जी का ये है, ये अपने कैडर जो वोट हैं, जो बेस वोट हैं इनके, उनको किस तरह से 13% तो खिसक गए,
12 साढ़े 12% वोट बहन जी के पास बचा हुआ है। अभी जो पिछले चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से जो परसेंटेज है, देखिए उनको अपने कैडर बेस वोट को जो है रखना है, रोकना है। उनको डर है, चाहे वो एनडीए में जाएं चाहे कांग्रेस के साथ जाएं, तो ऐसा ना हो कहीं दलित वोट खिसक जाए। और अभी आप कह रहे हैं कि सभी दलित वोटों को साधने में लगे हैं। बिल्कुल। अभी बीजेपी भी तो आम सम्मेलन कर रही है दलितों के लिए जी। कांग्रेस ने भी अपना सब जनाधार निकाला है जी। मैं भी कर रहा हूं, बिल्कुल मैं भी कर रहा हूं। तो मैंने तो अपने विधायकों से 33% उनके फंड का दलित क्षेत्रों में लगवा रहा हूं। मैं तो काम कर रहा हूं। हमारे पास देखिए, मैं बहुत छोटी पार्टी हूं, मेरे पास 9 विधायक हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। तो हम दलितों के लिए जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। और दलित वोट को नहीं, हम जनाधार, देखिए मेरे नेता से एक गलती हुई थी, कैडर बेस वोट पर उन्होंने एक बार पिछले चुनाव में किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि आपकी जाठों की क्या राजनीति आप कर रहे हैं, क्या आपका, तो उन्होंने कहा नहीं मैं जाठों की बात नहीं करता, मैं सारे समाज की बात करता हूं। और उसका नतीजा हुआ कि हम चुनाव हार गए, 4000-5000 वोट से हम चुनाव हार गए। ठीक है ना। तो कभी कभी बहुत सच्चाई बोलना, लेकिन हमारे लोग बोलते हैं। उन्होंने बोल दिया जैन जी ने कि नहीं नहीं, हम सिर्फ जाठों की बात नहीं करते, हम सभी जातियों की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। तो देखिए कुछ ये जो है मायावती जी का, अभी 5 विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। अभी आपको इस पे एक डिबेट और करानी पड़ेगी कि अभी कितने परिवर्तन होंगे। देखिएगा अभी इसके रिजल्ट आने दीजिए 5 विधानसभा के, उसके बाद आप देखिए कौन किसके साथ जाता है, कैसे चुनाव होता है, क्या गठबंधन बनता है, अभी एनडीए इंडिया और क्या क्या होता है, अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज जो ये बात ये कह रहा है कि अभी हमारे कहा अपने भाजपा के साथी ने कि लोग अलग हो रहे हैं। मेरे समझ से 2024 के लिए जितने गठबंधन के घटक दल ने, किसी ने नहीं कहा कि मैं इंडिया के साथ नहीं हूं। किसी का स्टेटमेंट ये नहीं है, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे मेरा हो, चाहे जितनी पार्टियां हैं, वो विधानसभा चुनाव में चाहे जो भी बातें हुई हों, लेकिन सबने ही कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ 2024 में हूं। अभी किसी ने उससे अलग होने की बात नहीं की, इसलिए इसको कोरी कल्पना से बात करना ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन देखिए रजनीकांत मिश्र जी, सवाल उठेंगे क्योंकि अभी तक कोई आगे बैठक नहीं हुई है, कोई आगे रणनीति नहीं तय की गई है, तो लाजमी है कि भाई विपक्ष जो है वो तो सवाल आपसे करेगा और सवाल उठना भी लाजमी है। खैर, इसका जवाब दिया जाएगा। नहीं, इसका समय आ रहा है। ठीक है, आप इसका समय आ रहा है, थोड़ा इंतजार करिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए पंकज रस्तोगी जी, अगर मायावती अपने इस फैसले पर टिकी रहती हैं कि ना तो वो इंडिया में जाएंगी ना एनडीए में जाएंगी, तो इसका नफा नुकसान कैसा हो सकता है चुनाव में? किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, किसको ज्यादा नुकसान होगा, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख दल रहा है और ये मान के चलिए बहन मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुकी है, मुख्यमंत्री रही हैं। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि उनके बिगड़ते जनाधार को संयोजित करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं अपने दलित वोटों को संयोजित करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसका सीधा लाभ उनको मिला, लेकिन अपरोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी नुकसान में रही। उसको मात्र 5 सीटें मिली, लेकिन बसपा को 10 सांसद उसके जीते। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बहन मायावती ने चुनाव लड़ा, उसमें उनका मात्र 1 विधायक लड़ा, बलिया में जीता, बलिया से उमाशंकर सिंह जो कि अपने बल पे लड़ा। और बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक खिसक गया। दलितों ने बढ़ चढ़ के जो है बीजेपी को वोट किया, जिसका नतीजा रहा कि बीजेपी गठबंधन को 275 सीटें लगभग मिली। तो ये सब कहीं ना कहीं मायावती जी को ये दिखने लगा कि जो है हमारा जनाधार दलितों का जो हमारा मूल वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। इसीलिए उन्होंने इस पे ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब चाहे पंचायती राज चुनाव की बात हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की बात हो, बहन जी को अगर आप देखिए तो कोई बहुत लाभ होता नहीं दिखाई दिया, क्योंकि धीरे धीरे उनका संगठनात्मक ढांचा चिरमरा गया है। ये निश्चित मान के चलिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये उनका संगठनात्मक ढांचा जो पहले बड़ा कैडर बेस्ड पार्टी कही जाती थी, बड़ा मजबूत रहता था, वो चीज नहीं रह गई है। तो उस जनाधार को मेंटेन करने के लिए और उस चीज को मेंटेन करने के लिए उसको संयोजित करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं लोकसभा चुनाव 2024 का अकेले दम पे लड़ूंगी और पूरे 80 लोकसभा सीटों पे देखना होगा कि वो 80 में से 80 सीटों पे लड़ती हैं कि उसमें कम सीटों पे लड़ती हैं। ये तो अभी सामने आएगा किस तरह से वो कहां प्रत्याशी लड़ाती हैं। हो सकता है वो 80 सीटों पे भी चुनाव लड़े, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, ये निश्चित मान के चलिए। लेकिन इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलना सुनिश्चित है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनका अकेले लड़ना, भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलना सुनिश्चित है, क्योंकि 2019 के चुनाव में
जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था तो उसका भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा था और लगभग वो 65 सीटें उस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को मिली थी। लेकिन अगर वो अलग लड़ती हैं तो निश्चित मान के चलिए दलित वोट बैंक निश्चित रूप से इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और बढ़ चढ़ के तमाम सरकारी योजनाओं में और तमाम सरकारी, केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं, सब में उनको लाभ मिल रहा है। तो दलित समुदाय इस समय कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम इलेक्शंस में आपको दिखाई दे गया होगा। तो ये निश्चित मान के चलिए, तो इस वोट बैंक को कैसे हम संरक्षित रखें, उसको संरक्षित रखने के लिए बहन मायावती के लिए और कोई चारा नहीं है। इसलिए ये मजबूरी में लिया गया उनका फैसला है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस तरह का हम फैसला नहीं लेंगे तो जो मेरा बचा खुचा वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं वो जनाधार घसक जाएगा। और अन्य राज्यों में भी जो उनकी स्थिति है, जैसे उनके तमाम राजस्थान में थे, उनके विधायक थे, 6 विधायक जीते थे, तो उसको कांग्रेस ने अपने में शामिल करा लिया दल बदल करा के। तो ये सब भी तमाम उनके लिए एक समस्याएं, इसलिए वो जो है वो नहीं चाहती हैं कि कैसे अपने वोट बैंक को संरक्षित रखा जाए। उसके लिए उनके लिए ये निर्णय ही मुफीद समझ में आ रहा है। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है कि 2024 का चुनाव वो अकेले दम पे लड़ेंगे, अपने पार्टी के, अपने नेताओं के अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। या उसका कितना लाभ उनको मिलता है, लेकिन ये निश्चित मान के चलिए इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है, उसको मिलना सुनिश्चित है। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बढ़ चढ़ के दलित समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तो उसका सीधा लाभ मिला, उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उत्तर प्रदेश में की बात करें तो 80 लोकसभा सीटों में बहुत सी सीटें ऐसी हैं जो सुरक्षित सीटें हैं, जो जिसमें दलित समुदाय के ही लोग चुनाव लड़ते हैं, तो वो भी वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बना रखी है। तो ये निश्चित मान के चलिए कि इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण ये चुनाव होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और उनको बड़ी कड़ी मेहनत मशक्कत करनी होगी कि किस तरह से वो अपने 10 जो उनके 2019 में सांसद थे उसको कैसे वो मेंटेन, बिना बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ रहे हुए वो कैसे उसको मेंटेन कर पाए। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उन 10 सांसदों को बनाए रखना। तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये 10 सांसद भी मेंटेन रहेंगे, बड़ा मुश्किल है। पंकज रस्तोगी जी, शायद मेरी जानकारी के मुताबिक 9 सांसद बचे, क्योंकि अफजाल अंसारी की सदस्यता शायद चली गई है, तो अब 9 सांसद बचे। लेकिन देखिए विद्या गौतम जी, यहाँ 2 अहम बातें कही गई हैं पंकज रस्तोगी जी की तरफ से कि ये जो ये आपने अकेले चलने की बात कह रही है, ये आप मजबूरी है, आपकी मायावती की मजबूरी है, इसलिए वो ये कह रही है कि वो अकेले चलेंगी। और दूसरी बड़ी बात जो कही गई है कि एक तरफ एनडीए, एक तरफ INDIA, ऐसे में कैसे कामयाबी मिलेगी मायावती को यूपी में, क्योंकि यूपी को लेकर अक्सर कहा जाता है कि जो दिल्ली है उसका रास्ता यूपी से जाता है, कैसे कामयाबी हासिल होगी? मुस्कान जी, जैसे कि भी सर ने, पत्रकार साहब ने, रस्तोगी साहब ने बताया कि उनकी मजबूरी है। देखिए, आपकी जब उनसे बातचीत हो या कोई ऐसी बयान हो तब आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि उनकी मजबूरी है। हम एक आकलन ही कर सकते हैं और एक विश्लेषण ही कर सकते हैं कि मजबूरी है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि बहन मायावती जी के निर्णय भले ही उन्हें नुकसान हो, लेकिन कई निर्णय उनके ऐसे होते हैं कि जिसको लेकर के वो भविष्य को अंदाजा लगाती है कि भविष्य में क्या होगा। तो आज अगर हम कह दें कि सारी चीजें आज ही खत्म हो गई तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय का हमें इंतजार करना पड़ेगा। कहते खेल और राजनीति एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें कब कौन सी बात कहनी पड़ जाए, कब कौन सा कार्य करना पड़ जाए, ये पता नहीं होता। और बार बार कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र है। अगर कोई राजनीतिक दल जो एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 बार जिन्होंने सरकार बनाई अपनी, और एक राष्ट्रीय वोट बैंक है उसका, ये नहीं कि किसी अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम सिमट के रह गए, कुछ जिलों में हम सिमटे हुए हैं। राष्ट्रीय वोट बैंक है, राष्ट्रीय पार्टी है। उतना ही तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत के साथ साथ साउथ में भी हमारी एक अच्छी पकड़ है। तो बहन मायावती जी का निर्णय बहुत सारी चीजों को सोच करके हो रहा है, और आज के निर्णय से हम कल का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कल क्या होने वाला है। लेकिन आज का जो उनका निर्णय है उसके लिए उन्होंने सीधा कहा है कि चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उत्तर प्रदेश का जिस तरह से उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि सिर्फ विशेषकर कुछ जिलों को और विशेषकर कुछ लोगों को लाभ दिया जाता है और प्रदेश की पूरी जनता का क्या होगा। यानी मैं यहाँ सीधा कहना चाहती हूँ कि उनकी विचारधारा बिल्कुल भी अन्य पार्टियों के साथ मेल नहीं खा रही। उनके कार्य प्रणाली और उनके कार्य को
देखते हुए बहन मायावती जी का ये निर्णय है कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ लूंगी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से कार्य करे जा रहे हैं, जिसमें दलित, पिछड़ा, मुस्लिम पूरी तरह से त्रस्त है, उसके ना उसको अधिकारों, उसके ना कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही किसी भी तरह का कोई लाभ मिल रहा, खाली वोट बैंक की राजनीति चल रही है। तो बहन मायावती जी का निर्णय मुझे लगता है, बात कर रही है समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात कर रही है, वो तो पीडीए के हक की बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, उन्होंने कार्यकाल का बता दिया ना, बात वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कार्यकाल की बात बता दी ना कि कार्यकाल में किस तरह से विशेष रूप से अपने लोगों को लाभ दिया गया है। तो ये बात बहुत बड़ी है कि बहन जी का एक कह सकते हैं कि मन क्षुब्ध रहे, या उनको एक इस तरह का दिख रहा है कि वर्तमान सत्ता किस तरह से विशेष लोगों को लाभ, विशेष जनपदों को लाभ दे रही है और प्रदेश की जनता कहां जाए। और पूरा जो सपा पे उन्होंने एक बात कही अपनी, वो भी कही है। अभी पांडे जी ने बहुत सारी बातें कही। मैं बार बार एक ही सवाल खड़ा करना चाहती हूं कि अरे राजनीतिक दल है, लोकतंत्र है, उसको अकेले लड़ेगा कि चार लोगों के साथ लड़ेगा, चार पार्टियों के साथ लड़ेगा, वो उसका निर्णय होता। हम अपनी पार्टी पे विषय पे बात करें, और आप मान लिया हमने कुछ किसी से गठबंधन नहीं किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे ऊपर आपेच लगा देंगे कि हम उसकी बी टीम है, उसकी सी टीम है। इस तरह से मुझे लगता है कि बात करना वायद किस्म की बात होती है, और इसमें मैं ज्यादा ना कह करके, और पांडे जी की एक बात का और कहूंगी कि आप लेटेस्ट मुझे कोई ऐसी बता दीजिए कि जहां पे आपकी पार्टी जमीन पे उतर के संघर्ष कर रही हो। और बहन मायावती जी के लिए आपने कहा हमने लगातार चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस तरह से भी हम लोगों ने अपनी पक्ष को रखा है। रही बात कार्यकर्ताओं की, हमारा क्योंकि डिजिटल मीडिया पे हमारी पार्टी का बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने के कारण कई जगह हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी कई मुश्किल हालातों में, कई ऐसी घटनाओं में जाते हैं। लेकिन समस्या इस बात की कि हम डिजिटल मीडिया पे बहुत ज्यादा ना होने के कारण लोगों की नजर में नहीं आते हैं। लेकिन ये बात मुझे बहुत, लोकतंत्र में सबसे बेकार बात यही लगती है कि आप गठबंधन नहीं कर रहे तो आप उसकी बी टीम हो गए, आप उसकी सी टीम। ये इस तरह की बातें मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं है, और मुझे लगता है इस पे विराम लगाना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। आप अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने पार्टियों को देखें और अपने अपने कार्य। बहन मायावती जी तो किसी भी आरोप नहीं लगा रही है, वो तो सीधा जनता की बात कर रही, नीतियों की बात कर रही। मैं गठबंधन नहीं करूंगी, चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक भाषा यही है, और शायद मुझे लगता है कि उनके जो निर्णय है वो बहुत बेहतर है, और कार्यकर्ता और हम सारे लोग उस निर्णय के साथ हैं। ठीक है विवेक जी, अभी आपने बातों को सुना होगा साफ तौर पर विद्या गौतम जी की। उन्होंने भी कहा कि ये जो पीडीए का आप लोग हाथ थामे चल रहे, जो पीडीए की बात करें, ये हवा हवाई है। धरातल पर आप पीडीए के लिए ना कभी खड़े होंगे, और आपके शासन में भी उन्होंने देखा है कि आपने पीडीए के लिए कितना काम किया है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो आप आक्षेप लगा रहे हैं कि हम बी टीम है, इस आक्षेप का कोई मतलब नहीं है। इस पे क्या जवाब होगा आपका? और सही शब्दों में दीजिएगा सर। पहली बात का जवाब दे दूं कि पीडीए के लिए हमने क्या किया। मैं तो कह रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है, और मुझे लगता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा आंदोलनरत होना चाहिए था, वो पार्टी मौन साध करके बैठती है, और वो ये कहती है। पांडे जी, आपकी पार्टी से कोई पहुंचा था क्या वहां पे? सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों ने इस सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई, तभी जाके वहां तुरंत कार्रवाई हुई थी। बहन मायावती जी ने उस पे खुद विशेष रूप से उस पे अपनी बात को कहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पे कुछ किया नहीं गया? पेशाब वाला जो कांड हुआ था उस पे कुछ किया नहीं गया है? ऐसे नहीं, ये साफ साफ आरोप ना लगाएं। हम कह रहे हैं आपका कार्यकर्ता वहां पहुंचा था। सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर हर एक के प्लेटफॉर्म पे उस बात की, उस घटना का विरोध किया गया है, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किया गया। बहन मायावती जी ने स्वयं संज्ञान लिया, हमारे पार्टी के लोग भी वहां पे पहुंचे थे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, अब उनको जवाब देने देते हैं। प्लीज विद्या जी बोलिए। विवेक, मुझे लगता है कि अब जब मैं बोलूं तब आप बीच में मत टोकिएगा। प्लीज। हाँ, आप डिबेट की एक मर्यादा होती है, सबकी बात आनी चाहिए, इसीलिए मैं शांति से सुन रहा हूँ। और मैं चाहूंगा, उम्मीद भी करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि आज जो डिबेट हो रही है इसको सभी लोग अपने अपने टर्न पे बोले, ताकि सभी को मौका मिले। आपकी बात आ गई, मैंने सुन ली। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने सबसे ज्यादा, अभी जैसा कि इनका दावा है कि सबसे ज्यादा इन्होंने आवाज उठाई, इसीलिए उसने जाके भीम आर्मी ज्वाइन कर ली। अपना मजाक और अपना हास्य खुद ही साबित कर रही है। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक सवाल बहुत अच्छा किया, पीटीए के लिए हमने क्या किया। मैं तो कह रहा हूं, 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सरकार के पास गए, और वहां से चोटी लोग के सीधे अखिलेश जी के घर पहुंच गए। मायावती जी के पास क्यों नहीं गए? ये आपको मंथन करना है, हमें नहीं करना है। और मैं बहुत खुश होता हूं जब क्षेत्रीय दल अपने आपसी सहभागिता के साथ चुनाव लड़ते हैं। आज हमारा एलडी के साथ है, और हमारा वोट बैंक जो रहा है शुरू से, किसान, जवान, युवा, बेरोजगार, जिसको हमने सबसे ज्यादा सृजित किया रोजगार के अवसर प्रदान करके। हम तो आज भी कह रहे हैं
साइकिल हमारा तो निशान चिन्ह साइकिल है, जो कि गांव की पगडंडियों पे चलता है। हमें नई चकाचौंध की बातें करनी है, केवल आदर्शवादिता बातों से साबित नहीं होती है। इस मंच पे बैठा कोई भी इतना अज्ञानी और अपरिपक्व नहीं है जो नहीं जानता कि राजनीतिक गलियारे में किस तरह की चर्चाएं होती हैं। और मैं फिर से कहता हूं, अमित शाह जी करते हैं मायावती जी की तारीफ, मायावती जी कहती है कि भाजपा जीत जाए लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। भाई राजनीतिक बयानों के ही मायने होते हैं, तो मैं तो राजनीतिक बयानों के मायनों के आधार पर कह रहा हूं। बिल्कुल हमने गठबंधन किया था, लेकिन क्या गठबंधन आपको दबाव देकर के करवाया गया था? आपने स्वेच्छा से गठबंधन स्वीकार किया और स्वेच्छा से गठबंधन हुआ था। हमने उसको कभी आरोपित नहीं किया, बल्कि जीतने के बाद आरोपित करने का काम आपने किया। गठबंधन आपने तोड़ा, तो मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। मैं तो इस बात को स्वीकार करता हूं, बल्कि हमने तो खुल करके, आपको याद होगा मुस्कान जी, इस मंच पे कितनी बार कहा, मेरे कई भाई इस प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों के भी पैनल में हैं, हम तो सहर्ष स्वीकार करते हैं कि हमको कांग्रेस ने अवसर दिया मध्य प्रदेश में। भाई किसी भी क्षेत्रीय दल का विस्तारीकरण हो तो उसके कार्यकर्ताओं के लिए वो एक पूरी तरह से अवसर होता है, वो उत्सव जैसा होता है। सालों साल की मेहनत के बाद उसे मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, वहां से अपने आप को स्थापित करने का, पार्टी की नीतियों को स्थापित करने का। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है, बात यहाँ पे आज जो विषय है, उस विषय पे अगर आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं तो आप तर्क और तथ्य वो मुझे मत साबित करे भाई, मैं तो अपनी बातें रखूंगा। लेकिन बात यहाँ पे ये हो रही है कि बी टीम की जो बात है, बी टीम का आरोप क्या हम लगाते हैं? बी टीम का आरोप क्या हम लगाते हैं? आपको अगर राजनीतिक बयानों के मायने पता हो तो मुझे लगता है आप ही के नेता, आप ही के जो कार्यकर्ता टूट करके दूसरे समूहों में जा रहे हैं, वो खुद भाजपा की नीतियों पे सवाल उठा रहे, बसपा की नीतियों पे सवाल उठा रहे। तो मुझे लगता है आपको आपने जिक्र किया कि जो आपकी पार्टी से टूट के जा रहे हैं वही बी टीम का आरोप लगा रहे हैं। किन नेताओं के जिक्र आप कर रहे हैं? मैं नाम लेता हूं, सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए, क्या आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का वक्तव्य और बयान भूल गई हैं? क्या आप नकुल दुबे जी के बयान भूल गई हैं? मैं तो कह रहा हूं पूरी लंबी फेरिस्त है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के किसी भी मुद्दे पे, पीडीआई से जुड़े किसी भी मुद्दे पे आपकी पार्टी आवाज नहीं उठाती? आपके प्रवक्ता तक तो आते नहीं। मैं तो साधुवाद दे रहा हूं आपको, धन्यवाद। बल्कि मुझे तो अच्छा लगा देख के कि आज बसपा का कोई प्रवक्ता हमारे बीच है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जहां पे हम डिबेट कर रहे होते हैं और बसपा की बात आती है तो वहां पे बसपा का कोई व्यक्ति होता नहीं, प्रवक्ता होता नहीं वहां पे चर्चा करने के लिए। तो ये तो मैं तो इस बात को सहभागिता के साथ स्वीकार करता हूं और शहर से ये बधाई के पात्र हैं कि कम से कम कोई एक प्रवक्ता तो बसपा का दिखा जो मंच पे बैठ करके आज कम से कम क्षेत्रीय दल के अनुसार अपनी नीतियों को, तथ्यों को कम से कम चलिए ठीक है विवेक जी, ये बात हम आपकी दूसरी बार सुन रहे हैं। लेकिन ठीक है, केसी जैन जी साफ तौर पर कह रही हैं विद्या गौतम जी कि अगर आपने और शायद समाजवादी पार्टी ने काम किया होता तो हमें इतना एक टफ डिसीजन नहीं लेना पड़ता। आपने समाज के लिए काम नहीं किया है, तभी हमें एकला चलो की राह पर हम अकेले अपने दम पर अपने जो निश्चय है उसको लेके चल रहे हैं कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो हम जनता के लिए काम करेंगे, जो कि आपने नहीं किया। नहीं, देखिए, अगर ये बात होती तो बहन जी ने जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया वो ना किया होता। और एक चीज है कि ऐसा नहीं कि बहन जी पहली बार कोई चुनाव लड़ रही, मैदान में उतर रही हैं। बहन जी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और दूसरी बात ये कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, पीडीए की। यानी कि अपने आप को ये सवर्ण विरोधी घोषित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है। सवर्ण विरोधी घोषित नहीं कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं? यानी कि ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम सवर्ण विरोधी हैं। का सम्मेलन करते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी खुलेआम कह रही है राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के अनुसार सम्मेलन करेंगे, हर वर्ग के लिए करेंगे। तो ये कह रहे हैं भाई सवर्ण विरोधी हैं, जो सवर्णों को हटाएगा, जो सवर्णों को कुचलेगा, जो सवर्णों के खिलाफ काम करेगा, सभी धर्म संकट में है। पसमानदाओं का सम्मेलन करवा के यानी आप साबित करते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं। देखिए इनके तर्क इन्हीं के ऊपर हैं, क्योंकि आप ये हिंदू विरोधी हैं, भाजपा हिंदू विरोधी है क्योंकि पसमानदाओं का सम्मेलन कराती है। अगर केसी जैन जी के तर्कों को मान लें तो उसका आशय यही स्पष्ट होता है। और इसको लेकर के जब बहन जी की सरकार थी तो खूब चर्चा भी हुई कि किस प्रकार से जो कानून के द्वारा जो कानून है उनका किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ। और ये भी कोई नहीं भूला है, अभी एक बार क्या कई बार इस पे चर्चा हुई कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती के नाम पर मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए एज 55 साल रखी गई समाजवादी पार्टी सरकार में।
मुलायम सिंह यादव जी ने एज 55 साल कर दी। 55 साल में भर्ती, 5 साल 4 नौकरी साल के अग्निवीर और उसके बाद में आजीवन पेंशन। 4 साल के ये अग्निवीर बोझ रख किस रहे पे हैं जाएगा? ताकि उनको ये कल बोझ को आप आम भाजपा जनता पे नेताओं की जाएगा। चोटी में लगा ये आम सके। जनता के ये टैक्स नीति के आपकी पैसे सही से है। दिया ठीक है। जाता नहीं, है, नहीं, इनको और एक सबको बात, तनख्वाह। 55 अरे साल विवेक के जी बाद रुकिए ना, और रुकिए ना, अभी आप ही ने तो बोला कि आपके चर्चा जो करने निर्णय का थे ये ना, नहीं होता है, तो फिर आप ही वही बोल रहे हैं आपके कि समाजवादी पार्टी के जो निर्णय थे बहन जी, उससे कहीं ना कहीं व्यथित है। क्योंकि बहन जी ने जब गठबंधन किया तो उनको मालूम था कि इसी तरीके के निर्णय उनके ऊपर थोपे जाएंगे। चलिए, बहन जी ने अपने आप को इसलिए अलग किया था, ठीक है। लेकिन अभी हमारे आरएलडी के साथी कह रहे थे किसी ने घोषणा नहीं की, किसी भी दल ने घोषणा नहीं की कि हम अलग लड़ेंगे, हमारा गठबंधन नहीं। अरे आपके अजय जी ने क्या किया? कांग्रेस के मुखिया ने क्या कहा? हमारी अरे रुकिए ना। हम उसकी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं जैन साहब, भड़काइए मत। आप बिलावजा का गुमराह करने की बात मत करिए। आप गुमराह करने की बात मत करिए। आज बहन जी अलग है, नहीं है? आज बहन जी अलग बहन है। जी गठबंधन में कब आई थी? कांग्रेस ने स्वयं कह दिया। आपको जानकारी कि नहीं है, आप लोग पीछे बिलावजा रहो, बात कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। अरे आप लोग तो पिछलग्गू बने हैं कांग्रेस के, जबरदस्ती तलवे चाट रहे हैं। अरे अजय केसी राय जैन ने जी प्लीज ना, स्पष्ट शब्दों किया। की आप जो मर्यादा, है- केसी जैन जी शब्दों की मर्यादा, नहीं नहीं नहीं, कोई केसी जैन गठबंधन जी नहीं शब्दों की होगा। मर्यादा मत लाइए उन्होंने प्लीज। कहा, देखिए ऐसे चर्चा केसी नहीं जैन होती। जी, हमारी कहा है कि सबको केसी की जैन जी मर्यादा कौन है। किसकी हम कितनी कौन चाट रहा है? बात कर रहे हैं? अरे वो विवेक मैं जी, नहीं केसी पहचानता जैन जी, हूं। विवेक जी कौन प्लीज, शब्दों मैं की नहीं मर्यादा नहीं पहचानता भूलते हूं। हैं ना कितनी प्लीज। चाट रहा है, ऐसे चर्चा नहीं होती, आप मैं नहीं डेकोरम मत पहचानता प्लीज हूं। लांघिए, ठीक है। और वो कहते हैं नहीं, चिरकुट हमारे- चिरकुट अरे पहले चिरकुट। बोलना ये सीखिए, शब्दों का तमीज प्रयोग सीखिए पहले। समाजवादी पार्टी के मुखिया को सिखाइए। ये आरएलडी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मैं इनको दिखा दूंगा कौन किसकी चाटता है यहाँ से जम्मू तक। अभी पोल खोलना शुरू कर दूंगा। गठबंधन में हो रहा है ना, ये मैं तो नहीं कह अरे रहा हूं। पहले बात और तो ये तमीज मीडिया से में करना आया सीख उसके- लीजिए। ठीक है। ये मीडिया आप में तो आया अच्छे ना, लग रहे थे यार। तो मैं कह रहा हूँ क्या अनपढ़ हैं तो क्या मेरे आप? बोले क्या? अखिलेश किसने कहा? उससे सवाल करिए ना। चिरकुट जिसने कहा उससे अरे सवाल आप करिए मुद्दे ना। को डिरेल मत हम तो करिए ना, ये तो सम्मानजनक मुद्दे को तरीके से डिरेल बात करने कर अरे वाली बातों पे अखिलेश सीधे ने सीधे। उसकी हम तो बेवकूफी की तो आपको बहुत सम्मानजनक गर्व हो रहा तरीके से बात कर है। रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम केसी नहीं जैन कह जी, रहे विवेक जी, हैं। ठीक है ठीक है। हम ये कह रहे ठीक है। हैं कि अजय राय जी ने अभी स्पष्ट एक कर शब्द दिया वायरल हुआ था, कि पनौती। उत्तर बंद करें प्रदेश इसकी में बात 80 की फालतू। 80 सीटों पे लड़ेंगे वो। अभी पनौती और एक आप शब्द कह रहे वायरल हैं हुआ कि था। कोई जैन अरे साहब विवेक पहले जी रुक समाजवादी जाइए, पार्टी में विवेक जी थे। रुक जाइए अलग नहीं है। जैन और साहब आज बहन जी समाजवादी पे चर्चा पार्टी हो में रही अरे है। केसी जीत जैन जी करके रुक निकले जाइए, आप। मुद्दे को आज डिरेल मत बहन जी करिए पे प्लीज। चर्चा हो रही ठीक है। है ठीक है, अब जैन एक एक साहब करके बोलते हैं, समाजवादी ठीक है पार्टी से निकले हैं, कुछ शालीनता रखिए। ठीक है। विवेक जी, केसी नहीं, जैन हमने जी, कौन ठीक सी है। आसान अरे बात ठीक की है, भाई? रुक जाइए ना रजनीकांत हमने जी, अब मैं हमारे एक कौन कमेंट से आपसे आसानी चाहूंगी। शब्द देखिए जिस बताइए तरीके ना। से लगा, ठीक है केसी जैन हमारे जी, कौन से आसान ठीक है शब्द ठीक है, हैं? केसी जैन जी हो अरे गया, रुकिए हो ना, गया। काहे इतना एक-एक घबराए हुए करके, हैं? नहीं नहीं, एक एक इनकी करके आवाज बोलते हैं को ना, पहले आपके नीचे आरोपों का करिए। जवाब भी भाजपा तो का लेना होने का जरूरी मतलब है, ये नहीं ठीक कि है। गुंडाई करेंगे, दंगाई करेंगे। नहीं, आके। आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आरोप नहीं है। ठीक है। अभी जो है आज आरएलडी के तक की साथी ने एंकर कहा। अरे रुकिए ना, पनौती आरएलडी छोड़ के दिया साथ था आप ये। आरएलडी के साथी ने जो कहा आप- है, एक बार आपके नहीं, आरोपों का जवाब मैं उनसे मांग लेती हूँ, विद्या हमारे गौतम साथ ही जी बैठे हैं साथ में बैठी रजनीकांत है। मिश्रा जी। विद्या तमाम आरोप गौतम आप पे जी। लगाए जा रहे हैं, पहले मैं बसपा चाहूंगी कि आप की इसका जवाब विद्या दें। गौतम जी बैठी है। ठीक है। विद्या गौतम जी बताएं कि बसपा ने अलग लड़ने के लिए कहा कि नहीं कहा। अरे और ठीक है। आप चर्चा किस पे कर रही है? ठीक और है। कह रही नहीं मैं ये तो कोई आप लोग गठबंधन चर्चा अलग कर नहीं। रहे हैं, मैं अरे क्या गठबंधन बचा कहाँ अरे गठबंधन भाई बचा नहीं है बचा भाई? तो आपको क्या परेशानी है? ठीक है। आप क्यों और पकड़ाए यही हुए वजह है हैं? कि बहन अरे मायावती भाई, के निर्णय हमें सबसे आपको सही क्या लगता टेंशन है। है? आप क्यों विक्षिप्त हो क्यों गए, परेशान है विक्षिप्त। आप क्यों मानसिक परेशान है? विक्षिप्त हो गए। ये आप तो क्यों चर्चा परेशान हो है? रही है, सवाल होगा। बेकार की आपने बात कहा करते कोई हैं। अलग नहीं है और सामने है कि सब अलग अलग है, सिर्फ सुनिए अव्वल हो रही है। सुनिए, अब आप रजनीकांत जी से, ठीक है, जो अब- विषय ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद अखिलेश जी ने खुद इसको माना कि मैं लोकसभा के चुनाव में एनडीए के साथ हूं। आप क्या बात करते हैं? इंडिया के आप बेकार, मैं इंडिया के साथ हूं, आप क्या बात अजय करते राय जी ने हैं? क्या कहा? आप अजय राय जी बेकार ने की क्या बात कहा? करते हैं। दूसरी बात अजय सुनिए, राय जी ने क्या केसी कहा? जैन जी, सुनिए, अब रुक आप जाइए। सुनिए, अब आप ठीक है, कहा? केसी जैन जी हो आप गया, हो सुनिए। गया। अब आप जवाब इनको दीजिए। चुप कराइए। अब आप इनकी केसी आवाज जैन जी बंद जवाब करिए, दीजिए, ठीक शालीनता है पूर्वक ठीक है, बात जवाब करिए। केसी जैन जी जवाब मैंने जवाब किसी को जवाब कुछ नहीं लेते कहा, हैं केसी शालीनता जैन जी पूर्वक बात प्लीज। करिए। आप शालीनता से बौखला बात की बात करिए। मत करिए। केसी जैन जी, आप- एक आप सेकंड। बात ढंग से करिए। केसी जैन जी, और रजनीकांत जी, सुनिए, please। आप धमकी मत दीजिए। ठीक है। नहीं, बौखलाहट से बात मत करिए। नहीं, आप बौखलाहट से बात कर रहे अरे हैं, मैं नहीं केसी कर रहा जैन हूं। जी, रजनीकांत जी, क्या तरीका है चर्चा करने का? ऐसे चर्चा नहीं होती बोलिए है ना। प्लीज। केसी जैन जी रुक जाइए ना प्लीज।
तो जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसको केसी स्वीकार जैन जी करिए। शब्दों की मर्यादा मत बहन जी टांगिए। ने मैं कहा बार कि बार नहीं आपसे कहा, गुजारिश मैं कर रही हूँ, कहूंगी। ऐसे चर्चा बहन नहीं जी, होती गुजारिश है, होने एक एक पर करके नहीं है। बोलते हैं ना, वो जनता ऐसे सुनेगी, राजनीतिक जनता दल चलते समझेगी। हैं जहाँ पे गुजारिश नहीं सुनी आपके जाती ठीक है, यहाँ केसी कोई जैन जी, चर्चा बस। नहीं है। सुनिए। अरे सामने प्लीज बहन केसी जैन जी। जिस पे चर्चा हो रही है, बहन जी ने कहा मना हाँ कर तो रहे उस पे रहते हैं ना, आप आप भी तो सीधे मुद्दे रहते को हैं ना, डिरेल आप कर रहे हैं ना, क्यों क्यों मुद्दे मैं को सिर्फ डिरेल इतनी कर रहे हैं बात आप? कह रहा हूँ कि अजय राय जी ने भी कहा कि हम 80 पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और बहन जी ने भी कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक बस है, तो बस ठीक है, बात खत्म। रजनीकांत मिश्रा जी देखिए। बताइए। जी। दो बातें हैं।
मैंने पहले भी कहा कि मायावती जी को अपना वोट बैंक, वोट जो कैडर बेस वोट है उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है। इसलिए वो अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक भूमिका तय कर रही हैं कि हम कैसे अपने वोट को, जो कि वोट खिसक चुका है। देखिए 25% वोट हुआ करता था बहन जी का, 25%। उसके बाद वो टिकट दिया करती थी सवर्णों को, ठाकुर को, पंडित को, इनको उनको, उनकी सरकार बनती थी। कई बार सोशल इंजीनियरिंग और इसके माध्यम से काम हुआ। वो चीजें धीरे 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 समाज बदला, तरीके बदले, नौजवान आए, पढ़े लिखे दलित के लोग भी आए, वो कहीं ना कहीं खिसकने का काम हुआ। बहन जी को ये डर है कि मैं किसी गठबंधन में जाऊं, एनडीए में जाऊं, चाहे इंडिया में जाऊं, तो मेरे जो कैडर बेस वोट है वो जिधर एक बार खिसक जाएंगे, हो सकता है मेरे पास वापस ना आए। इसलिए वो एकला चलो की एक अपनी बात उन्होंने कहा है। देखिए ये राजनीति है, इसमें हर समय ऊंट करवट लेता रहता है। ये अभी देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि 5 विधानसभाओं का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि इस पर अभी क्या चर्चा होती है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि एक डिबेट आपको इस पे अभी और करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए अभी हमारे साथी बैठे हैं पत्रकार जी, इन्होंने भी यही बात कही। जहां तक रह गई दलितों के लिए संघर्ष की बात, ये तो सही है कि चाहे हाथरस कांड हो, चाहे कहीं कांड हो, एक छोटा सा ट्वीट बहन जी का आ जाता है और कहीं कोई बात नहीं होती। अभी जैसे हमारे गौतम बहन ने स्वीकार किया कि हम लोग सोशल मीडिया और उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कम है, तो हो सकता है हम इन लोगों की बात को ज्यादा ना जान पा रहे हो, ये करती हो, लेकिन अगर समाज नहीं जानता बहन जी तो उस करने का कोई फायदा नहीं है। उसको दिखाई देना चाहिए कि आपने क्या किया। हम यही कहेंगे कि हाथरस के बेटी के साथ जो हुआ आपने कुछ नहीं किया, हम यही कहेंगे, इसलिए कि हमें नहीं दिखाई दिया। जितना एक छोटा ट्वीट हमने मायावती जी का देखा था। सुनिए, अब देखिए, जहां तक हमारे साथी जैन साहब ने बिला वजह का आरोप प्रत्यारोप शुरू किया, अखिलेश जी ने खुद इसको स्वीकारा कि अब इसको इंडिया गठबंधन की बात 2024 की देखेंगे। क्या बात हुई, बहुत सारी बातें हुई, किसी से छुपी हुई नहीं है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये आप बता के एक बिलावजा विषय को डिरेल कर रहे थे। ये अजय राय भी जानते हैं और अखिलेश यादव जी भी जानते हैं। इस विषय को डिरेल करने की जरूरत नहीं है। इस डिबेट को, ये डिबेट बहन जी पे बुलाया गया। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हो, एनडीए हो और बहन जी का अकेले लड़ने का फैसला, हम कह रहे हैं मैं भी एक राजनीतिक दल हूं। अगर कल मेरा नेता फैसला करता कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम हारे या जीतें, तो उसमें किसी को क्या परेशानी है। समाजवादी पार्टी कह दे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी को क्या परेशानी है। लेकिन नहीं, ये एक राजनीतिक परिवेश है जो घटनाओं के क्रम पे बदलते रहते हैं। ये आज से नहीं, ये हम तो चाणक्य के जमाने से देखते आ रहे हैं। तो ये होता रहता है। इस पर कोई अपना ज्ञान बहुत ज्यादा करे तो वो मूर्खता के परिपाटी में आता है। देखिए, बहन जी का ये स्वच्छंद अधिकार है को चुनाव अकेले लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, इस पर ये हम लोगों को कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन ठीक है, कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर बी टीम होने का आरोप क्यों लगाया जाता है? बी अगर टीम तो अधिकार उन्हीं नहीं के है तो पता बी तो नहीं टीम भी नहीं कि कहना अब चाहिए देखिए, फिर तो आपको। जिसके ऊपर घटना घटती है वो भीम आर्मी ज्वाइन करता है। क्यों नहीं बहन जी को ज्वाइन करता है? क्यों नहीं बहन जी को ज्वाइन करता है? ठीक है। क्यों लोग, सारे नौजवान क्यों भीम आर्मी में जा रहे हैं? देखिए, वोट बेस जो कटा है वो 55-60 के ऊपर के लोग मायावती जी के साथ अभी बात सुन लेते हैं। जो कुछ बहुत ज्यादा न सोशल मीडिया पे रहते हैं न कहीं, लेकिन दलित नौजवान जो है वो खिसक रहा है, नौजवान ही खिसक रहा है। इसलिए को कुछ पढ़ भी लिया, उसको ज्ञान भी हो गया है और वो जानता है कि कहाँ आंदोलन है, कहाँ क्या है, कहाँ बातें उठ रही हैं। तो बी टीम का आरोप न समाजवादी लगाती है, न हम लगाते हैं, न कोई लगाता है। वो इन्हीं के लोग जो इनसे दूर होते हैं वही लगाते हैं। ठीक है, यानी कि मैं जानना चाहूंगी मैं आप सर के सवाल के दो जवाब बिल्कुल दे दूं, बिल्कुल प्लीज। दीजिए। सर का पहला सवाल था कि हाथरस कांड में बसपा ने कुछ नहीं किया। मैं आपको पुरानी कुछ उसकी वो दिखा दूंगी, कटिंग्स वगैरह जो मेरे पास हैं, मीडिया में भी आई हैं। जो हाथरस कांड हुआ था, सबसे पहले बसपा के ही पदाधिकारी वहां पे गए थे और वहां पे जाके एफआईआर दर्ज हुई थी, तब वो मामला जाकर के बहुत ज्यादा उठा था। लेकिन फिर मैंने कहा, अफसोस की बात है कि हमारे पास डिजिटल मीडिया का प्रयोग, हमारे डिजिटल मीडिया का प्रयोग हमारे लोगों ने नहीं किया। हाथरस कांड में सबसे पहले, आज भी उस घर पे जाकर के आप गवाही ले सकते हैं कि सबसे पहले बसपा के पदाधिकारी गए थे, हमारे जिलाध्यक्ष गए थे उस वक्त पे। और दूसरी बात, आपने कहा भीम आर्मी लोग ज्वाइन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी सिर्फ वो युवा ज्वाइन कर रहा है जो जोश और होश को थोड़ा खो के वो भीम आर्मी की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको बार बार यही एक बात बताना चाहती हूँ, रजनीकांत साहब को बताना चाहती हूँ कि भीम आर्मी हमारा पकड़ नहीं। हमारा सवाल यहाँ पे एक है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, उसमें जीतेगी हारेगी, उसका क्या होगा? तो इस पे कमेंट करें। हम दूसरे पार्टी और दलों पे अभी नहीं कमेंट करने के लिए बैठे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल बार बार एक आता
आता है बी टीम का आरोप, हमारा कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं अच्छा जो दूसरे को छोड़ के जाएगा, जो एक पक्ष को छोड़ के दूसरे के पर जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने अनजाने में इस तरह की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा बी टीम होने का आरोप हमारे ऊपर सबसे ज्यादा अगर कोई लगाता है तो सपा लगाती है। और इसके तमाम बयान, तमाम वीडियो, तमाम रिकॉर्डिंग हम आपके सामने पेश करेंगे जब भी समय आएगा, क्योंकि बी टीम का आरोप सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग हमारे ऊपर लगाते हैं। रही बात आपने कहा कि हमारे वाले लगाते हैं, मैं तो आपको एक इतनी बड़ी बात बता दूं कि हमारी पार्टी से जो भी कार्यकर्ता बाहर जाता है, जो भी कार्यकर्ता या बड़ा पदाधिकारी या बड़ा नेता जाता है, वो हमेशा एक ही बात कहता है, बहन जी अपना काम कर रही है, वो हमारी बहन है, हमारे लिए एक सम्मान की बात है, हम उन पे कोई आरोप नहीं लगाएंगे, हमको नहीं समझ में आया, हम यहां आ गए। लेकिन आज दिन तक किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, किसी नेता ने बहन जी के ऊपर यह आरोप नहीं लगाया है कि वो बी टीम है या सी टीम है। सबसे ज्यादा आरोप विपक्ष हमारे ऊपर लगाता है, और ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ। ठीक है रजनीकांत मिश्रा जी, आप अपनी बातों को 10 सेकंड में पूरा करिए, फिर मैं रुक करूंगी पंकज जी का। हाथरस में ठीक है, आपके कार्यकर्ता गए होंगे, मैं बिल्कुल आपका आपको कोई बड़ा सबूत नेता के नहीं साथ सर गया। दिखाऊंगी, नहीं, सबूत सुनिए, के साथ दिखाऊंगी। मैं चूंकि हाथरस में मेरे नेता पर लाठीचार्ज हुआ, बिल्कुल जानती हूँ, मैं बिल्कुल गया जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, मैं वहां मौजूद था, बिल्कुल। और वहां पे लाठीचार्ज हुआ था। हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया था उस विषय को, जी। जो आपको लेना चाहिए था। पूरे देश ने आपने गंभीरता नहीं से लिया। लिया था सुनिए, सर, सुनिए, आपने सुनिए। नहीं लिया था, उस और समय- आपका कर्तव्य भी उस बनता समय है, सुनिए, ऐसा नहीं मैंने है। लिया था, आप एक पार्टी, और एक मैंने राजनीतिक सरकार दल के है, खिलाफ आपका मोर्चा कर्तव्य खोल भी के, मैं बहुत बनता है। छोटी पार्टी हूँ, जी, जी, जी। मैं भी 9 विधायकों का पार्टी हूँ, जी। लेकिन हमने उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जी। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये देखिए, हम ये आरोप आपको, हम तो कभी बी टीम और ए टीम की बात ही नहीं करते। अभी मैं इस डिबेट में मैंने यही कहा कि ये बहन जी की मजबूरी है कि वो अपने कैडर वोट को बचाना चाहती हैं, किस तरह से वो बचा सकती हैं, इसलिए वो सोच समझ के अपना डिसीजन ले रही हैं, और उनका ये स्वच्छंद अधिकार है जी। कि वो डिसीजन लें, अपने वोट को बचाएं, कैसे बिल्कुल, मैं भी बचाएंगे, यही क्या कहती हूँ, करेंगे। राजनीतिक दल अपना है, वो लड़े किसके साथ लड़े, और अकेले बी लड़े, टीम, उसका अधिकार देखिए है। बी टीम ए टीम तो नजर आने लगता है, उसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं, नहीं विशेषकर आरोप लगाया जाता है ठीक कि है। उन्हीं के लोग लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि विपक्ष ये मजबूरी नजर के आने साथ लगती हाँ, है। बिल्कुल विपक्ष ये लगाता सारे है, स्क्रीन इस तरह से की नजर आने लगती है। बार बार ठीक है। बार बार हाँ। जिक्र किया आरएलडी के साथी, बार बार जिक्र किए कि वहां पे ये केस हो गया था, वो केस हुआ था। इनको बहुत चिंता है। अभी राजस्थान में ट्रैक्टर चला करके किसान को रौंद दिया गया। ठीक वहां है। पहुंचे क्या आपके मुखिया? वहां पहुंचे? आपके है। मुखिया तो किसानों के नेता है। बिल्कुल, मेरे लोग वहां पहुंचे, आपको जानकारी नहीं है। राजस्थान में पहुंचे, नहीं ठीक पहुंचे? है। बिल्कुल, राजस्थान मेरे में। लोग पहुंचे वहां। समाजवादी लोगों की बात मत करिए। क्यों नहीं आपके पहुंचेंगे मुखिया वहां? पहुंचे, तुरंत कौन पहुंचेगा? स्टेटमेंट आया, नहीं आया? तुरंत आदमी पहुंच ठीक है। जाएगा। और हाँ। श्रद्धा मर्डर केस हुआ दिल्ली में। बिल्कुल पहुंचा। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हुआ, 32 टुकड़े कर दिए गए, किसी को 42 चाकू मार के गोद दिया गया। आप पहुंचे? कोई ट्वीट तक नहीं आता है। आपने क्या कोई किया? ट्वीट तक नहीं आता है। नहीं, आपने क्या आप किया? केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपकी करते हैं। सरकार है, आपने क्यों? क्या किया? आप क्योंकि बताइए ना। समाजवादी पार्टी के पीछे घूम रहे आप हैं। सरकार में हो, और आपने क्या समाजवादी किया? आप पार्टी बताओ का क्या काम किया है आप? तुष्टीकरण करना, ठीक है। तुष्टीकरण करना, मुस्लिम आप झूठ ठीक है, बोलना ठीक है, बंद कर दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति ठीक है, ठीक है। केसी जैन जी, रजनीकांत जी, ठीक है, जो हो भी गया। सवर्णों को बस, ठीक है। कुचलेगा उसके साथ हम हैं। आप तो साफ साफ कह रहे हैं, क्योंकि कौन बचा भाई? अरे तो काहे मेरे पीछे पड़े थे मेरे नेता के कि भाजपा में आ जाओ, सबड़ा एनडीए में आ बचा। जाओ। ठीक है। सवर्णों को कुचलने के काहे लिए पड़े पार्टी बनी थे? है क्या आपकी? आपकी पार्टी और समाजवादी पार्टी सवर्णों को कुचलने के लिए बनी है। ठीक है। सवर्ण कहीं बाहर से आए क्या? आसमान से उतरे हैं क्या? हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। ठीक है। कौन सी योजना है जिसमें पक्षपात हो रहा है? सबसे ज्यादा लाभ अब भी मुसलमानों को मिल रहा है तमाम सारी योजनाओं में, वो चाहे आयुष्मान कार्ड हो, स्वास्थ्य वाला हो, चाहे राशन की योजना ठीक है। हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम फला वर्ग के लिए केवल काम कर रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक और है, इसी आप तरीके सबका से साथ आगे भी सबका काम विकास करते के रहेंगे। मॉडल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक चलिए, है, ठीक है। ठीक है। लेकिन देखिए पंकज लेकिन सरकार रस्तोगी है जी- तो आपको भी कुछ ठीक है, करना चाहिए। ठीक है, ठीक बहुत है। घटनाएं गिना रजनीकांत दी जी आपने। रुकते हैं ना, रजनीकांत जी रुकते हैं ना। देखिए पंकज रस्तोगी जी, एक सवाल यहाँ बहुत अहम हो जाता है कि आज जब मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ इंडिया का भी उन्होंने इशारों इशारों में जिक्र किया और एनडीए का भी जिक्र किया, लेकिन ये त्रिकोणीय जो उन्होंने जिक्र किया कि मुकाबला होगा, इससे जो उनका इशारा था, इसे क्या समझा जाए? देखिए, निश्चित रूप से त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कह सकते हैं कि एक तरफ इंडी गठबंधन होगा, एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ बहन मायावती की बसपा होगी। तो ये निश्चित मान के चलिए, उनका इशारा ये था कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और ये निश्चित मान के चलिए कि अगर उन्होंने घोषणा कर दी है तो वो उसके लिए स्वच्छंद है, वो एक अकेले चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि वर्तमान लोकसभा में उनके 10 सांसद, लगभग 2%, 543 सांसदों की स्ट्रेंथ में उनके 10 सांसद, ठीक है एक सांसद की सदस्यता चली गई, लेकिन 10 सांसद होने के बावजूद भी उन्होंने अगर
दलितों के मुद्दों पे अगर लोकसभा में पुरजोर तरीके से बहुत सी बातें रखी होती, ये सब किया होता, तो उनका जनाधार निश्चित रूप से अन्य जगह बढ़ता। लेकिन इस तरह की चीजें न करने के कारण उनका जनाधार जिस तरह से खसका है, दलित वोट बैंक जिस तरह से भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ है, अन्य प्रदेशों में अन्य दलों में शिफ्ट हुआ है, वो मायावती जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। इसलिए उन्होंने ये फैसला अपने स्वच्छंद विचारों से ये किया कि इसके लिए अपने पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, पार्टी की विचारधारा को बनाए रखने के लिए उनके लिए आवश्यक हो गया कि अगर वो इस तरह से नहीं करेंगी तो उनके पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित रूप से जान के चलिए, इसीलिए उन्होंने ये अकेले चुनाव लड़ने का जो डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात एक और कहना चाहेंगे, जो बसपा पे बी टीम का आरोप लगता है, ये बिल्कुल गलत निराधार है। बी टीम का आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे एआईएम के ऊपर लगता है, कहीं कहीं स्टेट में आम आदमी पार्टी पे लोग लगाने लगते हैं, तो ये इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं लगना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी अकेली अपने दम पे दलितों के विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है और इस पे बी टीम का आरोप लगाना न्याय संगत नहीं है। हमको तो नहीं समझ में आता ये कहीं से भी न्याय संगत है। वो दलितों की बात करती है, दलितों की ठीक है बात करती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं उनके अंदर त्रुटि रही होगी। उन्होंने इस तरह की चीजें की 10-10 सांसद होने के बावजूद, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, पिछली विधानसभा में 19 एमएलए होने के बावजूद, उसके बाद इस विधानसभा में उसका ये हश्र हुआ कि मात्र एक विधायक जीता उमाशंकर सिंह बलिया से, जो कि अपने पर्सनल उसके ऊपर जीते। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ कि उनके मतलब जिस सदन में उनके इतने विधायक होते थे और उनकी सरकार बनती थी, 4-4 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया और वहां से उनका जनाधार घिसक जाए, तो उनके लिए भी एक बहुत कठिन चुनौती उनके लिए हो गया। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक अच्छा उनका प्रयास और कदम है कि जिससे पार्टी का एक अस्तित्व बढ़े, पार्टी का जनाधार बढ़े, जिसका असर लोकसभा चुनाव के बाद अन्य राज्यों में जो 2024 में चुनाव होंगे, अन्य राज्यों में जहां दलितों की आबादी, जैसे महाराष्ट्र में दलितों की आबादी बहुत ज्यादा है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको वहां भी मिलेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की काफी आबादी दलितों की है और अन्य स्टेटों में भी उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो इसलिए अगर वो इस राह पे चल रही है तो ये ठीक है। इसीलिए उन्होंने देखिए इंडी गठबंधन का हिस्सा बनना उपयुक्त नहीं समझा। उनको भी ऑफर हुआ, तमाम बातें हुई, लेकिन उन्होंने सिरे से उसको नकार दिया कि हम इंडी गठबंधन का, INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो उन्होंने उस मैटर पे वो अड़िग रहे। मायावती जी के अंदर एक इस तरह की क्षमता है कि वो अगर किसी चीज की ठान लेती हैं तो फिर वो उस पर अड़िग रहती हैं। और आज तक देखिए वो इंडियाई गठबंधन की कई बैठकें हो गई, लेकिन उन्होंने सिरे से उसको नकार दिया और उस गठबंधन का वो हिस्सा नहीं बनी। तो ये भी उनका एक फैसला है, ये ठीक है। लेकिन ये कहना कि वो बी टीम है भाजपा की, ये बिल्कुल निराधार और न्याय संगत नहीं। बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर एक पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ये ऐलान करती हुई नजर आ रही है कि वो एकला चलो की राह पर है, यानी कि वो लोकसभा चुनाव भी अकेली लड़ेंगी। और आज एक बार फिर से मायावती ने कहा कि ये जो हमारा निर्णय है ये अटल है, क्योंकि हम 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। तो वहीं अब अटकलें है कि अगर मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं तो इसका नफा और नुकसान किस पार्टी को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं जानकार साफ तौर पर यह कहते हैं कि अगर मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से दलित वोटर्स, अगर हम बीते चुनाव पर गौर करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मायावती के लिए एक बेहद ही बड़ी टेंशन या यूं कहीं परेशानियों का सबब बना है। और यही वजह है कि मायावती अब एकला चलो की राह पर निकल चुकी है और साफ तौर पर अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है, जिले जिले पहुंच रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वहां के मुद्दे क्या है। और अब हर एक मुद्दे को पहचानने के साथ ही मायावती हो सकता है कि जल्द ही चुनावी मैदान में सक्रिय हो जाए, धरातल पर नजर आए। लेकिन मायावती ने जो एकला चलो का ऐलान किया है, इससे कहीं ना कहीं सियासी महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लाजमी है जब मायावती अकेली चुनावी मैदान में उतरेंगी तो किसी एक पार्टी को इसका सीधा नुकसान, तो किसी एक पार्टी को या यूं कहे कि किसी एक एकता वाले गुट को इसका सीधा सीधा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।